बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ वेपोराइजेशन? वेपोराइजेशन क्या होता है, हम वेपोराइजेशन को किस तरह लेते हैं, आज हम इससे स्टडी करेंगे। वेपोराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ वेपर इज़ नोन एज अ वेपोराइजेशन। हम ये कह सकते हैं कि वेपर्स बनने के अमल को हम वेपोराइजेशन कहेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वेपर्स बनते हैं, या हम कह सकते हैं बुखारात बनते हैं, लिक्विड जो है गैसेस फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहेंगे। वेपोराइजेशन, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड डोंट मूव एट अ सेम स्पीड व्हेन अ मॉलिक्यूल इज अबव एवरेज स्पीड इट गोज़ अवे फ्रॉम द लिक्विड फेज विच इज़ कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का अमल होता कैसे है दर हकीकत? एक तो हमने ये देखा कि वेपोराइजेशन हम कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर वेपर्स बनते हैं। वेपर्स के बनने के अमल को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन साथ साथ ही किस क्यों होगा वेपर्स बनेंगे कैसे? हाँ, वेपर्स बनने को हम इस तरह ले सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड डोंट मूव एट अ सेम स्पीड। अमूमन क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मुख्तलिफ वाइब्रेशंस के सूरत में तो होंगे, लेकिन उनकी वाइब्रेशंस या हम किसी मूवमेंट एक जैसी स्पीड में नहीं होती। व्हेन द मॉलिक्यूल्स इज़ अबव एवरेज स्पीड, अगर उनकी एवरेज स्पीड में थोड़ी सी तेज़ी आए तो होगा क्या? होगा ये कि वो लिक्विड फेस को से चेंज हो जाए, अपना फेस चेंज कर लेंगे, दूसरे फेस में तब्दील हो जाएंगे, वो गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। इसको हम कहेंगे वेपोराइजेशन। इस अमल को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। हम कह सकते हैं, अगर प्रॉपर हम एक डेफिनेशन देखें वेपोराइजेशन की, द वेपोराइजेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपोस्ट इन अ फेस ट्रांजिट फ्रॉम द लिक्विड फेस टू द वेपर। मीन्स ये एक फेज़ ट्रांजिट, फेज़ की चेंज होने का अमल है। फेज़ हमारा मैटर डिफरेंट फेजेस में मौजूद होता है, लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस। यहाँ पर गैस फेज़ चेंज हो रहा है, लिक्विड फेज़ चेंज हो रहा है गैस फेज़ के अंदर। मीन्स फेज़ ट्रांजिशन का एक मेथड है जिसके अंदर लिक्विड फेज़ चेंज होता है वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि when liquid changes from into gas, the process is called vaporization। उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहेंगे। You can watch vaporization when you boil a pot of water। जब हम कोई भी पानी उबल रहा होता है, उसमें से भाप निकल रही होती है, दर हकीकत वो वेपोराइजेशन का अमल है। हम ये कह सकते हैं कि वेपोराइजेशन क्या है, जब कोई भी बर्तन के अंदर पानी उबल रहा है और उसमें से भाप निकल रही है, इसको हम वेपोराइजेशन कहेंगे। आपका लिक्विड गैस फॉर्म में तब्दील हो रहा है, उसमें से मुसलसल भाप निकल रही होती है। आपने देखा होगा जब पानी उबल रहा होता है, मीन्स आपका लिक्विड गैस फॉर्म में तब्दील हो रहा है, वेपर्स में तब्दील हो रहा है। इस अमल को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन हैपन इन टू वेज, अमूमन टू वेव्स में हो रहा होगा। अगर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में तब्दील हो रहा है, देन हम टू वेव्स उसमें लेंगे, या दो तरीक़ों से हो सकता है, एवेपोरेशन एंड बॉयलिंग। एवेपोरेशन के बारे में डिटेल मैंने आपको लेक्चर दिया है एक, और इसके अलावा इसका है एक बॉयलिंग। दो तरह के तरीके हैं इसमें वेपोराइजेशन में। अगर लिक्विड से गैस में तब्दील हो रहा है, लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील है, देन हम उसे सब्लिमेशन कहेंगे। तीनों ही फेज़ चेंज प्रोसेस हैं। जब फेज़ चेंज प्रोसेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे तीन तरह के फेज़ चेंज प्रोसीजर्स हमने स्टडी किए हैं, जिसके अंदर से एक एवेपोरेशन, बॉयलिंग, सब्लिमेशन। लेकिन एवेपोरेशन बॉयलिंग के अंदर लिक्विड गैसियस फॉर्म में तब्दील होगा, जबकि सब्लिमेशन में सॉलिड गैसियस फॉर्म में तब्दील होगा। दरमियान में लिक्विड वाला फेज़ स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। वेपोराइजेशन के बारे में स्टडी रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या था वेपोराइजेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। Vaporization occurs when sunlight shines on water until it changes into the vapor and rise into the air। आपने देखा होगा झीलों तालाबों पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो सूरज की रोशनी से पानी बुखारात में तब्दील होकर ऊपर की तरफ चला जाता है फ़िज़ा में, और वहाँ पे जाके बादलों में तब्दील हो जाता है। हमने वाटर साइकिल में यही चीज़ स्टडी की थी कि आपका पानी बुखारात की शक्ल में झीलों तालाबों दरियाओं से सूरज की रोशनी जैसे ही उन पर पड़ेगी,
उसके मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे, उस एक्साइटमेंट में वो फ़िज़ा में शामिल हो जाएंगे। फ़िज़ा में शामिल होने के बाद वो बादल में तब्दील होते हैं, बादल में तब्दील होने के बाद वो बारिश की सूरत में वापस ज़मीन पे आएगा पानी। ये वाटर साइकिल चलता है। एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन ऑकर व्हेन सनलाइट शाइन्स अ वाटर अंटिल इट चेंज इनटू वेपर इज राइज्ड इनटू द एयर, और वो एयर में शामिल हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस, इसमें बॉइलिंग का अमल नहीं हो रहा। जबकि बॉइलिंग में क्या है? बॉइलिंग इज़ अ रैपिड वेपोराइजेशन, बहुत तेज़ी से वेपोराइजेशन का अमल है। क्या होगा इसमें? द स्टीम डेट कम्स आउट ऑफ बॉइलिंग केटल इनटू एक्चुअल विजिबल वाटर वेपर्स। आप इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी केतली या पानी का बर्तन चूल्हे पर रखा हुआ है और मुसलसल उबल रहा है, उस समय हम देखा बहुत तेज़ी से उसमें से बुखारात निकल रहे थे, स्टीम निकल रही होती है। वो स्टीम जो है दरअसल गैसियस फॉर्म है, वाटर की गैसियस फॉर्म है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग। ये ख़ास टेम्परेचर पे बॉयल होता है। कोई भी लिक्विड ख़ास टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा होता है। जैसे हम वाटर के बारे में कहते हैं 100 सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर बॉयल होता है। इस तरह हर लिक्विड का अपना एक ख़ास बॉइलिंग पॉइंट है और उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो वेपर्स में तब्दील होना स्टार्ट हो जाता है। गैसेस फॉर्म में उसमें से गैसेस फॉर्म में रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बहुत तेज़ी से रिलीज़ होंगे। जबकि एवेपोरेशन के अंदर एवेपोरेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हमने पॉइंट्स स्टडी किए थे एवेपोरेशन वाले लेक्चर में भी। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में तब्दील होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। इफ़ द वेपर्स आर फॉर्म बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू अ वेपर इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। मीन्स वेपर्स बनने का, एवेपोरेशन को अगर हम जनरल टर्म ले रहे हैं, एवेपोरेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, अगर लिक्विड्स से वेपर्स बन रहे हैं देन वो हो सकता है एवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू या बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स तब्दील हो रहे हैं देन वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। एवेपोरेशन इज़ द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द चेंज इन फेज ऑफ द लिक्विड टू गैस। एवेपोरेशन किस तरह हम ले सकते हैं इसको? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फेज चेंज होगा लिक्विड टू गैस के अंदर, लिक्विड गैस में तब्दील हो जाएगा। व्हेन दिस चेंज इन फेज अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ कैरेक्टराइज द एवेपोरेशन। ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट से अबव है देन वो बॉइलिंग का प्रोसेस कहलाएगा। एवेपोरेशन बिलो द बॉइलिंग होता है। ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा। एवेपोरेशन क्या है? जो कि बिलो द बॉइलिंग हो, ओके, बिलो द बॉइलिंग। जबकि वेपोराइजेशन एक टर्म इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, जर्नल टर्म जब हम कह रहे होते हैं वेपोराइजेशन को, द टर्म इज़ यूज व्हेन लिक्विड चेंज इन द फेज टू लिक्विड फेज चेंज हो जाएगा गैसियस फेज में, एंड एवेपोरेशन इज़ अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि एवेपोरेशन वेपोराइजेशन ही की टाइप है। वेपर्स बनने का अमल हो रहा है एवेपोरेशन में भी, तो वो वेपोराइजेशन की ही की टाइप होगी। इसी तरह बॉइलिंग में भी वेपर्स बनने का अमल होता है लेकिन बहुत तेज़ होता है और एक ख़ास टेम्परेचर पे होगा। जब उसमें उबाल आ जाता है जिस चीज़ के अंदर, वो भी वेपोराइजेशन की ही एक टाइप है। आप अगर देखें यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया, जैसे ये देखिए बॉइलिंग में क्या है, पहले वेपोराइजेशन देखते हैं। वेपोराइजेशन के अंदर ये सरफेस फिनोमेना है। सिर्फ आपकी जो लिक्विड जो आपके पास मौजूद है उसके सरफेस से मॉलिक्यूल्स एक्साइट होकर फ़िज़ा में शामिल होंगे या वेपर्स में तब्दील हो जाएंगे, लिक्विड से वेपर्स में तब्दील हो जाएंगे। सरफेस फिनोमेना सिर्फ देखेंगे इसके ऊपर वाले पोर्शन से ये मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ये सरफेस फिनोमेना है हम। और इसके अलावा वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड बबल्स कैन नॉट बी फॉर्म। यहाँ पे देखिएगा ये क्लियर है लिक्विड, यहाँ पे कोई बबल नहीं बन रहे। जबकि अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ, अगर हम स्टडी करते हैं बॉइलिंग को, ठीक है, बॉइलिंग वाले प्रोसेस को हम देखते हैं। बॉइलिंग वाले प्रोसेस में क्या है? बॉइलिंग में पूरा लिक्विड होल लिक्विड में से ही जा रहा है ये, ठीक है। ये देखिए लिक्विड से जा रहा है, ये लिक्विड में बबल्स बन रहे हैं पूरे, सिर्फ सरफेस फिनोमेना नहीं है बल्कि पूरे लिक्विड से नीचे से बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं और गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। ये देखिए डिफरेंट किस्म के बबल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये लिक्विड गैसियस फॉर्म में तब्दील हो रहा है, वेपर्स में तब्दील हो रहा है। हम कहते हैं वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमेशा बॉइलिंग उबाल किसी भी चीज़ में उस वक्त आता है जब आपका वेपर प्रेशर मीन वेपर्स जो प्रेशर क्रिएट
कर रहे हैं वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बबल्स कैन बी फॉर्म्ड एंड राइज, बबल्स भी बनेंगे इसके अंदर, मीन्स उबाल आना शुरू हो जाएगा, बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। ये भी अमल हो रहा होता है बॉयलिंग है, जबकि एवेपोरेशन में बुलबुले बनने का या बॉयलिंग नहीं होती, इसलिए बबल्स भी क्रिएट नहीं होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कोई बबल क्रिएट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, यहाँ पर सरफेस के ऊपर से काम हो रहा है। अंदर इसके अगर मिडल में देखें तो मिडल में क्लियर है, कोई बबल क्रिएट नहीं है, सिर्फ सरफेस फिनोमेना, सरफेस से ही बुखार आ दिया, हम कहते हैं वेपर्स ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। यहाँ पे दिखाया गया है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या चीज़ है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ गैस। एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी लिक्विड को कि बॉइलिंग पॉइंट पे गैसेस फॉर्म में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम एनर्जी हम कह सकते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें फॉर वाटर एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 सेंटीग्रेड द हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज, हम कहेंगे 2216 जॉल पर ग्राम। दिस मीन्स डेट द कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड टू द 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 सेंटीग्रेड। अब वेपोराइजेशन का हमने एग्जांपल्स ले ली कि जैसे ही सूरज की रोशनी तालाबों पे, झीलों पे, नहरों पे, दरियाओं, समंदरों में पड़ती है, पानी वेपर्स की सूरत में फ़िज़ा में शामिल हो जाता है, इस अमल को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। जबकि बॉइलिंग का हम अगर दें एग्जांपल, द बॉइलिंग वाटर टर्निंग इनटू स्टीम इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेपोराइजेशन। में जब कोई पानी उबल रहा है वो स्टीम की सूरत में, भाप की सूरत में तब्दील हो रहा है, ये एग्जांपल होगी बॉइलिंग की। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हीट प्रोवाइड की गई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। केटली के अंदर कोई पानी उबल रहा है, ये चाय आप कह सकते हैं, जो भी चीज़ बन रही है इसमें क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रोवाइड है, देन वेपर्स में वो तब्दील हो गया, बुखारात में तब्दील हो रहा है पानी। बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 100 डिग्री के ऊपर क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है, दिखाया गया है, जिसके बाद वो वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है, ये हम कहते हैं गैसियस फॉर्म में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं वेपोराइजेशन की रेट पे, सेम वैसे ही वही फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे थे एवेपोरेशन के ऊपर, यहाँ पे भी वही है। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं इन फैक्टर्स को हम कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, राइट, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अब आपको पता चल गया कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड्स इनटू द वेपर्स विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए ये वेपर्स में तब्दील हो रहा है लिक्विड, कितने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो ये 100 के ऊपर तब्दील हो रहा है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, इनके अंदर हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। किस तरह इफ़ेक्ट करेंगे ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हमने पहले भी वेपोरेशन में डिटेल में पढ़ लिया था। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं? स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस कीप द मॉलिक्यूलर टुगेदर इन अ लिक्विड स्टेट। अमूमन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मीन्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस, अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, देन क्या होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर होगी मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह छोड़ने के लिए और लिक्विड से गैसियस फॉर्म में तब्दील होने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दिस कैरेक्टराइज्ड बाय द एथैलेपी ऑफ द वेपोराइजेशन। और इसके अलावा सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है। द लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया किसी भी चीज़ का ज़्यादा है उसकी एवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, लार्जर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द एवेपोरेशन रेट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही वेपोराइजेशन या वेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा अगर जितना ज़्यादा पानी उबलता रहेगा उसका टेम्परेचर अगर हम हाई करेंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा स्टीम्स क्रिएट होती हैं। इस टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वेपोराइजेशन और या वेपोरेशन दोनों ही इंक्रीज़ हो जाते हैं। डेंसिटी, द हायर द डेंस देन स्लोअर द लिक्विड। वो कोई भी लिक्विड अगर डेंस ज़्यादा है देन ये कसीफ ज़्यादा है, हम उर्दू में कह सकते हैं कसाफत, अगर वो ज़्यादा है उसकी वेपोरेशन रेट या वेपोराइजेशन रेट लो हो जाता है।
एप्लीकेशन अगर हम देखें कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये प्रोसीजर मुख्तलिफ किस्म में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन में अप्लाई होगा, साथ कर प्योरीफिकेशन में भी काम आ रहा होता है, जैसे सम वोलेटाइल सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से अलग करना हो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, देन ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। दिस प्रोसेस आल्सो यूज्ड इन ऑयल रिफाइनर्स टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम क्रूड ऑयल लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल। मुख्तलिफ़ किस्म का ऑयल्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये रिफ़ाइन करने के लिए, ऑयल को रिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है डिफरेंट फ्रैक्शंस पे। लाइक क्रूड ऑयल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके डिफरेंट फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ये क्रूड ऑयल ही की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन इन्हें डिफरेंट फ्रैक्शंस पर रख के सेपरेट किया जाता है। इस अमल में भी वेपोराइजेशन का अहम किरदार है। यहाँ आपने देखा कि वेपोराइजेशन क्या है, एक ऐसा अमल जिसमें लिक्विड वेपर्स में तब्दील होता है, उसे वेपोराइजेशन कहेंगे हम। अगर सॉलिड लिक्विड में तब्दील हुए बगैर डायरेक्ट वेपर्स में तब्दील हो रहा है, देन उसे सब्लिमेशन कहेंगे। लेकिन अगर लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो रहा है वो वेपोराइजेशन ही की एक टाइप है एवेपोरेशन। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे या बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वेपर्स में तब्दील हुआ है, देन एवेपोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पे, हाई टेम्परेचर पे बॉयल आया है किसी लिक्विड में, उस वक्त तब्दील हुआ है लिक्विड वेपर्स में, उसे हम बॉइलिंग का अमल कहेंगे। वेपर्स का जो प्रोसीजर है वो सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर से ही सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में तब्दील होते हैं, जबकि बॉइलिंग के अंदर पूरे जितना भी लिक्विड है उसके अंदर बबल क्रिएट्स होंगे, उसके बाद वेपर्स का अमल पूरे लिक्विड के अंदर हो रहा होता है बनने का। हम कह सकते हैं बॉइलिंग इज़ द फेज ट्रांजिशन from liquid phase to gaseous phase that occurs at above the temperature boiling temperature। ये वेपर एंड दोनों का डिफ्रेंशिएट हो गया। डिफ्रेंशिएट देखिए यहाँ पे भी किया गया है। अगर यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट देखें, दिखाया गया है दोनों का डिफ्रेंशिएट, एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का। अकर्स एट एनी टेम्परेचर, एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, जबकि बॉइलिंग अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। एवेपोरेशन अकर्स ऑन सरफेस, सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, एंड बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, ये पूरे लिक्विड में होगा। एवेपोरेशन नो बबल्स फॉर्म, जबकि बॉइलिंग बबल्स अपीयर। एवेपोरेशन में क्या है, टेक्स एनर्जी फ्रॉम इटसेल्फ और सराउंडिंग, जबकि बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग में टेक्स एनर्जी फ्रॉम हीट सोर्सेज, ये हीट सोर्सेज से एनर्जी लेगा। कोई आग इसके नीचे जल रही होगी जिसकी वजह से लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा देन उसमें से बबल्स बनेंगे और उसको हम कहेंगे बॉइलिंग होना, फिर लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो जाएगा। जबकि एवेपोरेशन कहाँ से एनर्जी लेगा, या तो इटसेल्फ लेगा या फिर सराउंडिंग से लेगा, लेकिन उसमें उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई स्पेसिफिक हीट सोर्स आपको चाहिए, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से उसका रेट ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगा। व्हाट इज़ लाइफोलाइजेशन? लाइफोलाइजेशन क्या चीज़ है, या जिसको हम सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है फ्रीजिंग ड्राई। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफोलाइजेशन। लाइफोलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय अ प्रोडक्ट इज़ ड्राइड बाय रिमूविंग द वाटर अंडर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। लाइफोलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट ड्राई होती है बाय रिमूविंग द वाटर, रिमूव उसमें से वाटर किया जाता है अंडर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट से वाटर को रिमूव किया जाता है। इस तरह के प्रोसेस को हम लाइफोलाइजेशन करते हैं। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसकी बेस पे भी इसे फ्रीजिंग ड्राई कहा जाता है या सब्लिमेशन ड्राइंग का प्रोसेस का नाम दिया गया है। फ्रीजिंग ड्राई आल्सो नोन एज अ लाइफोलाइजेशन इज़ अ लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्योंकि ये लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस है इसलिए इसे फ्रीजिंग ड्राई कहा गया। हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि हाई टेम्परेचर पर ख़राब हो जाती हैं उनको फ्रीजिंग ड्राई के ज़रिए महफूज किया जा सकता है। और फ्रीजिंग ड्राई में क्या को हम लाइफोलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस अपनाया जाता है डेट इन्वॉल्व फ्रीजिंग इन अ प्रोडक्ट, लोइंग प्रेशर देन रिमूविंग द आइस बाय सब्लिमेशन। लोइंग प्रेशर के तहत, ये लो टेम्परेचर के तहत इस प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है और टेम्परेचर को लो करते हुए डिहाइड्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है आइस बाय सब्लिमेशन के तरीके से, इसलिए इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन ड्राइंग। लाइफोलाइजेशन की कहाँ पे काम आ रही है,
अगर हम कहें लाइफोलाइजेशन के बारे में, लाइफोलाइजेशन वर्क्स by freezing the materials, then reducing the pressure and adding the heat to allow the frozen water in a materials to sublimate. ये भी इसका एक प्रोसीजर है कि किस तरह वर्क करती है लाइफोलाइजेशन. by freezing the material then reducing the pressure, तो प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, ऐड करेंगे हीट को to allow the frozen the water into a materials to sublimate. डिफरेंट प्रोसीजर स्टेप्स हैं इसके जो कि इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं. लाइक सैम्पल प्रिपरेशन, जिसे हम प्री ट्रीटमेंट में भी कहते हैं, सैम्पल प्रिपरेशन या प्री ट्रीटमेंट, देन फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाती है. अमूमन इसे 4 स्टेप के तौर पे लिया जाता है. सैम्पल प्रिपरेशन के प्री ट्रीटमेंट, देन फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग और फाइनल प्रोडक्ट तो हर एक की ही होती है. मीन्स इसके टोटल मेन स्टेप 4 स्टेप हैं, लेकिन 5 स्टेप कंसिडर किए जाते हैं जिसमें फाइनल प्रोडक्ट भी हासिल होती है हमें लाइफोलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर. लाइफोलाइजेशन साइकिल अगर हम देखते हैं क्या है. सैम्पल प्रिपरेशन, सबसे पहले सैम्पल प्रिपरेशन दिखाई गई है यहाँ पर. सैम्पल प्रिपरेशन, उसके बाद फ्रीजिंग का अमल होता है. फ्रीजिंग के अमल के बाद प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग एंड हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होगा लाइफोलाइजेशन के प्रोसेस में. फ्रीजिंग में अमूमन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का अमल होता है, जबकि प्राइमरी ड्राइंग में सब्लिमेशन ऑफ आइस का तरीक़ाकार अपनाया जाता है. सेकेंडरी ड्राइंग में डिसॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा. ये स्टेप्स के मुख्तलिफ काम हैं. स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहला स्टेप अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा है सैम्पल प्रिपरेशन, फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राई, सेकेंडरी ड्राई एंड फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, हम कह सकते हैं कि लाइफोलाइजेशन साइकिल के अंदर हम जिसका हम फ्रीजिंग ड्राइंग भी कहते हैं, अमूमन इट इज़ अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस जिसके अंदर रिड्यूस प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है. उसके बाद उसे डिफरेंट स्टेप से गुजारा जाता है, जिसमें फ्रीजिंग भी है, प्राइमरी ड्राइंग भी है, सेकेंडरी ड्राइंग भी है एंड देन हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है और डिफरेंट प्रोडक्ट के स्टोरेज में भी आसानी हो जाती है. इसके डिटेल आगे देखते हैं लाइफोलाइजेशन प्रोसेस की. प्रोसेस ऑफ लाइफोलाइजेशन क्या है? प्री ट्रीटमेंट. इन दिस प्री ट्रीटमेंट इसका स्टेप है फर्स्ट, या हम कह सकते हैं कि सैम्पल प्रिपरेशन कहेंगे या फिर प्री ट्रीटमेंट. इन दिस स्टेज प्रोडक्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीजिंग. प्रिपेयर्ड की जा पहला जो इसका स्टेप है उसके अंदर प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए. हम कहेंगे द प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीजिंग. इट मे बी इंक्लूड कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट और एडिशन ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज़ द स्टेबिलिटी. इस तरह के कंपोनेंट ऐड किया जाता है जिसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं. जबकि सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं फ्रीजिंग. सेकंड स्टेप क्या है? प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फ्रीजिंग के लिए तैयार करेंगे. उसमें कुछ अगर स्टेबिलिटी के लिए हमने कंपोनेंट्स डालने हैं वो कंपोनेंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड कर देंगे, या फिर हम कुछ ऐसे कंपोनेंट डालेंगे जो कि इंक्रीज़ कर देंगे स्टेबिलिटी को. ये फर्स्ट स्टेप है. देन फ्रीजिंग को अगर हम देखें, फ्रीजिंग के अंदर क्या होगा? फ्रीजिंग पोर्शन के अंदर इन अ लेबोरेटरी स्केल पे हम किस तरह लेते हैं फ्रीजिंग को? फ्रीजिंग इट इज़ डन बाय प्लेसिंग द फ्रीजिंग ड्राई फ्लास्क लेंगे एंड रोटेटिंग द फ्लास्क. ठीक है, फ्लास्क लेंगे और रोटेट करेंगे फ्लास्क इन अ शेल्फ फ्रीज़र बाथ पे विच इज़ कूल्ड बाय ड्राई आइस, मिथानॉल एंड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन. ये प्रोसेस हम अपनाएंगे क्योंकि हम लेबोरेटरी स्केल के ऊपर कर रहे हैं. लार्ज स्केल के ऊपर डिफरेंट किस्म की मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं. लेबोरेटरी स्केल के ऊपर सिंपल हम इस फ्लास्क या रोटेटरी फ्लास्क की हेल्प लेते हुए इन अ शेल्फ फ्रीज़र बाथ हम इस्तेमाल करेंगे विच कूल बाय ड्राई आइस, मिथानॉल एंड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन से हम इसे कूल कर सकते हैं. इसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेप प्राइमरी ड्राइंग में है एट दिस स्टेज टेम्परेचर इज़ लोअर. टेम्परेचर को कम किया जाता है एंड इनफ हीट इज़ सप्लाइड टू मटेरियल फॉर द वाटर टू इतनी हम देंगे कि जो आपका मटेरियल है वो सब्लाइम हो. एट दिस स्टेज 95% ऑफ वाटर इन द मटेरियल इज़ सब्लाइम. इस स्टेज के ऊपर 95% वाटर जो है सब्लाइम हो जाता है. दिस फेज़ में भी स्लो है. दिस
फेज़ हम कह सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये फेज़ होगा कंप्लीट। दिस सब्लिमेशन कैन बी स्पीड अप बाय द एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल वैक्यूम। लेकिन अगर हमने इसे स्पीड अप करना है, इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तेज़ कर देना है कि बहुत ज़्यादा वक्त ना ले ये प्रोडक्ट बनने में, देन हम उसके ऊपर उसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अ कूल कंडेंसर प्लेट प्रोवाइड सरफेस ऑफ द वाटर वेपर्स टू रीसोलिडिफाई। इसके अलावा एक कंडेंसर के तौर पे एक कंडेंसर प्लेट लगाई जाती है जिसके सरफेस के ऊपर वेपर जब जाके जमा होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। कंडेंसर टेम्परेचर आर गिवन बिलो 50 सेंटीग्रेड। 50 सेंटीग्रेड से बिलो उसका टेम्परेचर रखा जाता है कंडेंसर का। थर्ड स्टेप था ये प्राइमरी ड्राइंग, एंड देन अब फोर्थ स्टेप है सेकेंडरी ड्राइंग। सेकेंडरी ड्राइंग में क्या है, दिस स्टेज टू रिमूव अनफ्रोज़न वाटर मॉलिक्यूल्स। इस स्टेज में रिमूव किया जाता है अनफ्रोज़न वाटर मॉलिक्यूल्स को, सेंस आइस इज़ रिमूविंग बाय प्राइमरी ड्राइंग, और आइस रिमूव कर दी जाती है बाय प्राइमरी ड्राइंग के प्रोसेस में जो हुआ था। इन दिस स्टेज टेम्परेचर इज़ राइज्ड हायर देन इन अ प्राइमरी ड्राइंग। इस स्टेज के अंदर लेकिन टेम्परेचर हायर होता है प्राइमरी ड्राई के निस्बत, एंड कैन इवन अबव 0 सेंटीग्रेड। इसके बाद है आफ्टर द प्रेशर। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर इज़ also lowered in this stage and encourage the removal of water। प्रेशर यहाँ पे कम कर दिया जाता है और वाटर की रिमूवल को यकीनी बनाया जाता है। आफ्टर फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस फाइनल वाटर कंटेंट इन द प्रोडक्ट इज़ एक्सट्रीमली लो 1 to 4%। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट आर सील्ड टू प्रिवेंट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। जो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट है उसे सील कर दिया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट सील हो जाएगी ताकि दोबारा से उसके अंदर मॉइस्चर रीएब्जॉर्ब ना हो। पहले हमने उसमें से मॉइस्चर को निकाल दिया इस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन उसे अगर प्रोडक्ट को सही तरह सील नहीं किया गया, फाइनल प्रोडक्ट को फाइनल स्टेज के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट को सही तरह सील नहीं किया गया, देन उसमें दोबारा से मॉइस्चर आ सकता है। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट को सील करना है प्रॉपर तरीके से। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट जो है आर सील टू प्रिवेंट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। नीचे दिखाया गया डिफरेंट स्टेजेस को, जैसे यहाँ पे फील्ड वायर सोल्यूशन है, फ्रोज़न स्टेट ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी ड्राइंग स्टेज होगा। उसके बाद हमें ड्राइड प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी जो कि प्रॉपर्ली सील होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफराइजेशन प्रोसेस क्या है, हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किस लिए ज़रूरी है ये, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफराइजेशन प्रोसेस टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रिजर्व कर लिया जाता है, लेकिन लाइक फ्रोज़न प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा की एक्टिविटी को सेव करके उसे महफूज करने के लिए फ्रोज़न प्लाज्मा तैयार किया जाता है, वो भी लाइफराइजेशन पर फ्रीजिंग ड्राइंग का प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके अलावा टू रिड्यूस द प्रोडक्ट वेट एंड लोअर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे एक ये भी फ़ायदा होगा कि जो वेट है वो प्रोडक्ट का कम हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट निकल जाता है। वाटर कंटेंट निकल जाएगा तो पानी का वेट भी कम होगा। देन लाइट प्रोडक्ट हमें हासिल होती है फ्रीज ड्राइड जो प्रोडक्ट है, और उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। दूसरी तरफ उसका वेट भी कम होगा। स्टेबिलिटी इस तरह बढ़ेगी, जब वाटर कंटेंट नहीं होगा तो बैक्टीरियल ग्रो करने के लिए मीडियम भी उसे प्रोवाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं जो कि पानी की मौजूदगी में उनके केमिकल एक्टिविटी को नुकसान पहुँचता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को नुकसान पहुँचता है। जब उसमें से डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा फ्रीजिंग ड्राइंग के ज़रिए, देन उसकी स्टेबिलिटी इसलिए भी इंक्रीज़ होगी। टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है। टू ड्राई द थर्मोलेबल मटीरियल, ऐसे मटेरियल जो कि हीट की मौजूदगी के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाए, 100 सेंटीग्रेड तक या 90 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए, और अगर गर्म किया जाए उन्हें इस तरह हाई टेम्परेचर पर, तो उसकी जो एक्टिविटी है उसे नुकसान पहुंचता है, प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचता है। थर्मोलेबल मटेरियल्स हैं उन्हें इस तरीके से हम ड्राई कर सकते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर। टू एल्यूमिनेट द नीड फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज, इससे क्या होगा कि हम ऐसे प्रोडक्ट जो कि लो टेम्परेचर पे स्टोर करने की ज़रूरत होती है उसके लिए बर्फ़ की ज़रूरत पड़ रही होती है, या रेफ्रिजरेटर्स में उन्हें महफूज किया जा रहा होता है उन प्रोडक्ट्स को। फ्रीजिंग ड्राइंग के ज़रिए इससे हम छुटकारा हासिल कर लेते हैं और उन्हें ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। टू गेट द
एक्यूरेट स्टीराइल डोज इन अ फाइनल प्रोडक्ट कंटेनर, और स्टीराइल डोज हमें फाइनल प्रोडक्ट कंटेनर में हासिल हो जाती है। लाइफोलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस यूज फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल मटेरियल बाय रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द सैंपल। अमोन बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने प्लाज्मा की आपको एग्जाम्पल की, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो महफूज किया जा सकता है इस प्रोसीजर के तहत by removing the water from the sample, and lyophilization samples may be stored by longer than the untreated sample। वो सैंपल जो lyophilization प्रोसेस के तहत ट्रीट नहीं किए जाते उनकी निस्बत जिनमें ये प्रोसीजर अपनाया जाता है उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, वो देर तक स्टोर किए जा सकती है ऐसी प्रोडक्ट को, इसलिए हम lyophilization का प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पर है इसकी? फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसकी एक्सपायरी डेट को। ये हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सच एज वैक्सीन एंड अदर इंजेक्टेबल, उन वैक्सीन में ये या इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स जो आती हैं पाउडर फॉर्म्स में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जिन्हें बाद के अंदर उसमें वाटर ऐड करके तैयार किया जाता है। इस तरह के पाउडर्स जो है वो भी इंजेक्टेबल्स पाउडर या फिर वैक्सीन्स हैं जिन्हें बाद में उसमें वाटर डालकर वाटर ऑफ इंजेक्शन ऐड करके अप्लाई किया जाता है, उनको भी इस तरीके से ड्राई करके सेव कर सकते हैं फ्रीजिंग ड्राइंग के ज़रिए। एंड फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्व फूड को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस एसेंस एंड फ्लेवरिंग एजेंट में इस्तेमाल होता है। फ्रीजिंग ड्राइंग फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा कुलिनरी हर्ब्स, ऐसी हर्ब जो खाना पकाने में इस्तेमाल हो रही हैं उन्हें प्रिजर्व करने में इस्तेमाल। इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड, तो इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर साशे में आता है और उसे कप में डालें आप, गर्म पानी में वो कॉफ़ी का साशा आप खोल के डाल देते हैं और फ़ौरन से कॉफ़ी तैयार हो जाती है। वो भी फ्री ड्राइड प्रोसीजर के तहत महफूज की जाती है। फ्री ड्राइंग प्रोसीजर उसमें अपनाया जाता है, देन उससे हम पैकेट्स में उसकी शेल्फ लाइफ को स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग ड्राइंग प्रोडक्ट्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पॉइलेज ऑफ मैनी ईयर्स, स्टेबिलिटी क्योंकि उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। It increase the shelf life of the pharmaceutical products like vaccines and other injectables. It also used to preserve food and resulting products low and light weight हासिल होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आपने जार्स देखे होंगे जिसके अंदर महफूज किस्म का फूड मटेरियल आता है या फिर वेजिटेबल्स फ्रूट्स महफूज आ रहे होते हैं, उनको भी इस तरह प्रिजर्व किया जाता है फ्रीजिंग ड्राइंग के ज़रिए, उसे उन प्रोडक्ट्स को भी महफूज किया। इसमें फार्मास्यूटिकल के अंदर वैक्सीन कम इंजेक्टेबल्स एंड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा वगैरह भी फ्रीज ड्राई के ज़रिए महफूज किया जाता है। ये थी एप्लीकेशन फ्रीज ड्राइंग प्रोडक्ट्स की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी।